हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, अब हम जो हमारा चैप्टर है राज्य शासन कैसे काम करता है, इसको हम पढ़ते हैं। जिम्मेदारी किसकी? देख, यहाँ लिखा है कि आपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांवों में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य शासन है वो कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। तो जो शासन है वो कितने स्तरों पर काम करता है? शासन 3 स्तरों पर काम करता है। पहला स्थानीय, दूसरा राज्य, तीसरा केंद्र। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में भी जाना था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य सरकार पर शासन कैसे कार्य करता है, यानी राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों एवं मंत्रियों की क्या भूमिका है, यानी ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। यानी टीवी पर यह समाचार बताया जा रहा था कि हैजे से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच में मर सकता है हैजे से? क्या पता बस मुझे न हो जाए ये बीमारी। उस दिन दोपहर में, यानी मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, सारी ही नहीं। हाँ हाँ, अचानक रुक जाओ। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। सचमुच? लेकिन क्यों? इन्होंने कुछ कर दिया क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी! ये कोई नेता वेता होंगे? श मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है। ये विरोधी दल के हैं। विधायक कौन होता है? तो ये जानेंगे कि विधायक है वो कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है, यानी जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको एमएलए या विधायक है वो कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप। तो पातालपुरम में क्या हो रहा है? ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किसे ये कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको बताना है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य में कई निर्वाचित क्षेत्र में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए।
इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। यानी आप इस मानचित्र में देख सकते हो। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? यानी जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या फिर मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं या कैसे बनते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत है वो बहुमत में माना जाता है। यानी जो राजनीतिक दल है इसके विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अगर जीत जाते हैं तो राज्य में उस दल को बहुमत है वो उसमें बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर। ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग में दिखाया गया है। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इसकी आकृति बनाइए। आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी हिमाचल प्रदेश राज्य की, यानी आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी आकृति बनानी है और हिमाचल प्रदेश राज्य की भी आपको है वो आकृति बनानी है। हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। यानी हिमाचल प्रदेश में जो 2017 को चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसके परिणाम हैं राजनीतिक दल और चुने हुए सदस्यों की संख्या। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से 44 संख्या है, जो सदस्य हैं उनकी 44 संख्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी इसकी 21 है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट इसकी 1 है। निर्दलीय जो किसी पार्टी की नहीं है उनकी 2 है। तो कुल संख्या हो गई इनकी 68। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें, यानी आपको इस साइड पे आपको देखना है अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 के विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, यानी आधे से ज़्यादा। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद में सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। आपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे हैं, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाएं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाएं। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम बताएं। यानी राज्य का जो प्रमुख राज्यपाल है वह, यानी राज्य का जो प्रमुख है वो राज्यपाल कहलाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाएं। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम है वो पता करना है, बताना है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता की चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कई बार सत्ताधारी दल किसी पार्टी का न होकर
कई पार्टियों से मिलकर बनता है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय में चर्चा कीजिए। विधानसभा में एक बहस। अब हम पढ़ेंगे विधानसभा में एक बहस। तो आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। ये विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। विधायक 2। मेरा प्रश्न ये कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह महामारी का रूप ले चुकी है। विधायक 3। मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोलपट्टी में पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4। मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास है वो कर रही है। विधायक 5। हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें कोई डॉक्टर नहीं है। चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्रों के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। विधायक 6। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान है वो शुरू किया है। क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं? सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से हम पहचान सकते हैं। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द के तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों, मंत्रियों से होता है, जो उनके प्रभावी इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ हमारे सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में ये सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं, फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के
प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क है वो दे रहे थे। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते? आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही? कैसे चर्चा कीजिए। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं, क्या अंतर है? शासन की कार्यप्रणाली केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातनपुर के जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया आदि। तो उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। तो सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है। सरकार ने कचरे की सूद ली, यानी मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इस बात का तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज उस प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं, यानी आदेश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा गांव के पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना 1 जून अभियान चलाकर लोगों को ये जानकारी देने की भी है कि इन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए, यानी आपको 2 उपाय लिखने हैं। तो कौन कौन से आपने पढ़े हैं वो लिखने हैं। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपकी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर शाम हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का ये कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के बारे में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत
व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सभा है वो आयोजित की गई है। इस तरह से लोग हैं वो सभाएं आयोजित करते हैं। विभाग का नाम, उनके कार्यों के उदाहरण, यानी स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और कृषि विभाग। तो उनके कार्यों के उदाहरण। वॉलपेपर की प्रयोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। आपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए, अपने शिक्षक की सहायता से, कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है आपको। कि शिक्षा विभाग है वो, स्कूल शिक्षा विभाग क्या काम करता है, लोक निर्माण विभाग क्या काम करता है, कृषि विभाग है वो क्या काम करता है। तो शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय है वो देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूह में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहिएगा। उसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की जानकारी कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई है, लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर ये तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है और ये महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने में उनका काम है और ज़्यादा व्यवस्थित हो सकता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में ये वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया। यानी आप देख सकते हो इस तरह से ये वॉलपेपर बनाया गया है। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्यम भोजन कार्यक्रम आदि। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा अध्याय 3 था, राज्य शासन कैसे काम करता है, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइज।